हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि फंक्शन के मेनली 3 टाइप हैं, जिसमें पहला आता है अलजेब्रिक, दूसरा ट्रांसेंडेंटल और तीसरा पीस वाइज। फिर हम लोगों ने बारी बारी से अलजेब्रिक के टाइप, ट्रांसेंडेंटल के टाइप और पीस वाइज में क्या सब हमें पढ़ना है वो हम लोगों ने सिर्फ लिखा हुआ था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन से। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए अलजेब्रिक फंक्शन। तो बच्चे सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, तो अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट को। बोला जा रहा है कि अ फंक्शन f इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक फंक्शन इफ इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन उस फंक्शन को बोलेंगे जो कि बना हुआ हो, कंस्ट्रक्ट हुआ हो। किसके हेल्प से बच्चे, तो अलजेब्रिक ऑपरेशन के हेल्प से। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है, तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड टेकिंग रूट्स। यानी कि आप या तो इवन रूट ले लो या तो ऑड रूट ले लो, उन सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अलजेब्रिक ऑपरेशन। और अलजेब्रिक ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, हाँ किसके साथ यूज़ करेंगे, तो पॉलिनोमियल के साथ, स्टार्टिंग विथ पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हुए इन सारे अलजेब्रिक ऑपरेशन का यूज करते हुए जो भी चीज कंस्ट्रक्ट होगा उसे हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। अब जैसे कि एग्जांपल में आप देख लीजिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है बच्चे आपका फर्स्ट एग्जांपल कि x + 3 × x + 1 प्लस x² - 4 अपॉन x² + 1, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एक ऑपरेशन प्लस का यूज हुआ है, एक ऑपरेशन प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच प्रोडक्ट है उसका यूज हुआ है, इन दोनों के बीच डिवीजन है तो उनका यूज हुआ है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स को हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल। जैसे कि देख लीजिए, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ अलजेब्रिक फंक्शन का। फिर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, तो बच्चे ये सब जो भी एग्जाम्पल है आपका, जो भी दिख रहा है, ये सब आपको क्या है, तो अलजेब्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल। अलजेब्रिक फंक्शन में आपको बताया गया था कि ये 4 पार्ट में पड़ता है, और सबसे पहला पार्ट हमने आपको बताया था मोनोमियल फंक्शन। मोनोमियल फंक्शन, और मोनोमियल फंक्शन के बारे में या तो आप 10th से पहले पढ़े होंगे, या अगर नहीं पढ़े हैं तो होता क्या है वो देखिए। तो अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y बराबर k × x⁴n, कॉमा where k is constant, यानी k यहां पे क्या है, तो बच्चे आपका कांस्टेंट है, एंड n is any पॉजिटिव इंटीजर, और n क्या है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इज कॉल्ड मोनोमियल फंक्शन। तो मोनोमियल फंक्शन क्या होता है बच्चे, तो अगर k × x⁴n के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग मोनोमियल फंक्शन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में दे रखा है आपका फर्स्ट एग्जांपल y = -2x, और आपसे पूछे क्या ये मोनोमियल के एग्जाम्पल है, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2k
किस प्लेस पे है, और ये -2 क्या है तो कांस्टेंट है, और ये x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है तो 1, और 1 भी आपको क्या है तो पॉजिटिव इंटीजर। तो एक एग्जांपल ये हो गया। या फिर इसी के जगह पे हम लोग 3 × x² लिख सकते हैं, या तो इसी के जगह पे हम लोग y बराबर -x लिख सकते हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को बच्चे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल फंक्शन। ठीक है, मोनोमियल के बाद आपका जो सेकेंड नंबर बताया गया था वो था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें लिखना है बच्चे कि ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म a0 x to the power n plus a1 x to the power n-1 plus a2 x to the power n-2 plus an x to the power 0, और कॉमा दे के लिख लीजिए वेयर a0, a1, a2 an is a real constant and n is any positive integer. Then this form is known as polynomial function. देखिए बच्चे, बोला ये जा रहा है कि अगर इस फॉर्म में, क्या फॉर्म में, तो a0 x to the power n प्लस a1 इंटू x to the power n-1 प्लस a2 इंटू x to the power n-2 से लेके an इंटू x to the power 0 के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो, तो इसी टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें a0 a1 से लेके an तक आपका कांस्टेंट का काम करेगा, रियल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, और n क्या है तो पॉजिटिव इंटीजर। और ये चीज़ आप पॉलिनोमियल फंक्शन आप 8, 9, 10th में भी पढ़ते हो। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, f(x) बराबर 3x² प्लस 4x प्लस 7। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप तो बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर? हाँ, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही ये क्या है तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। क्वाड्रेटिक हो या फिर लीनियर इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो, वो सब क्या है तो एक पार्ट है किसके तो पॉलिनोमियल के। अब जैसे इसी में सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए, अगर y बराबर लिख दिया -7x टू द पावर 6 प्लस 6x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, तो ये जो आपका फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें एक और चीज़ आपको सीखना है कि जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है कितने डिग्री का तो 6 डिग्री का, और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है कितने डिग्री का तो 2 डिग्री का। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। इसी में एक आप स्टार दे के लिख लीजिए, ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, यानी कि पावर मैक्सिमम क्या होना चाहिए बच्चे तो 1 विथ नो कांस्टेंट टर्म, is called odd linear equation। इसका मतलब ये होगा बच्चे कि अगर कोई एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है,
1 डिग्री का पॉलिनोमियल यानी कि मैक्सिमम पावर कितने होने चाहिए, तो 1। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए इस तरह का, जैसे मान लीजिए y बराबर दे दिया 3x, और ये भी बोला जा रहा है कि विथ नो कांस्टेंट, यानी कि इसके आगे कांस्टेंट टर्म ना हो, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पहला चीज तो लीनियर हो ही गया, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड लीनियर, यानी कि ये ऑड लीनियर इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहले इस अलजेब्रिक फंक्शन के जितने भी आपको टाइप हैं इन सारे पार्ट को आप नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चे ये आपका कुछ प्रॉब्लम है, इसमें बोला जा रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको इसका डोमेन एंड रेंज बताना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले y बराबर x+1 का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जैसा कि आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ 10th से पहले ही बताया जाता है कि किस तरीके से इसके ग्राफ को प्लॉट करना है, फिर भी हम इसको समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहला चीज बचपन में ये बताया जाता है कि अगर इस टाइप का ग्राफ आपको फाइंड करना है तो आप इस तरीके का कॉलम बना लीजिए, एक तरफ x एक तरफ y, ठीक है। एक बार आप क्या करो तो x की जगह 0 रख दो, देख लो y कितना होगा तो 1, और एक बार आप क्या कर लो y की जगह 0 रख दो तो देख लो x कितना होगा तो -1, और इसके बाद आपको क्या करना है तो x 0, 1, यानी कि x 0 आपका यहाँ आएगा और y 1 यहाँ आएगा, तो एक तो हो गया आपका 0, 1, और दूसरा है x -1 और y 0, तो x -1 यहाँ आएगा और y 0 आपको किस पे आता है बच्चे, तो x एक्सिस पे। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। तो आपका जो ग्राफ हो जाएगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यही आपको ग्राफ हो गया y बराबर x+1 का। वैसे अगर हम इसे बनाना चाहे तो किसी और मेथड, शिफ्टिंग मेथड से भी बना सकते हैं, शिफ्टिंग मेथड आपको बताया गया है। अब एक चीज़ देख लीजिए इसमें कि ये जो एरो है, एरो कहने का मतलब ये जो ग्राफ है ये किधर की तरफ जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और ये आपको बॉटम की तरफ यानी कि नीचे की तरफ आते जाएगा। तो आपसे अगर हम पूछे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस में कितना पाथ को ट्रेवल करा है, कहने का मतलब इसका जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस पे वो कितना है, प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, कहने का मतलब होता है कि ये लाइन एक्स में कहाँ तक जाएगा। तो देखिए ये लाइन आपको x में कहाँ तक, तो बहुत ही नीचे की तरफ जा रहा है, कहने का मतलब ये -∞ तक जाएगा। इधर कहाँ तक जाएगा -∞, और इधर कहाँ तक जाएगा तो +∞, यानी कि x एक्सिस में ट्रेवल किए हुए पाथ को हम लोग डोमेन बोलते हैं, यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा -∞ से ∞, या फिर डायरेक्ट आप रियल नंबर भी लिख सकते हो, ठीक। रेंज की बात करेंगे तो ये ग्राफ कितना ऊपर जाएगा, तो एकदम लिमिट तो है नहीं कि यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, यहाँ पे रुक जाना है, तो ये एकदम ऊपर चले जाएगा, ऊपर यानी कि इन्फिनिटी तक, और नीचे यानी कि -∞ तक। तो इसका मतलब इस फंक्शन का भी रेंज जो हो जाएगा वो -∞ से +∞ ही होगा, और इसी को हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं, और यही हमारा क्या हो गया डोमेन और रेंज फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन आप काफ़ी टाइम देख चुके होंगे, ये आपको y बराबर x² है, तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बनता है। अगर आपको इसका ग्राफ आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो जितना जल्दी हो सके सीख लीजिए, ग्राफ कुछ अच्छे से बनाइएगा, हम थोड़ा सा सही से नहीं बना पाए। हाँ, तो ये जो आपका ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, तो y बराबर x² का। अब चलिए इसमें डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, ये आपको पैराबोला में भी बताया गया था। तो ये आपको इधर एक्स एक्सिस में कितना पाथ ट्रेवल करेगा, तो कोई लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके रुक गया, ऐसा कुछ है नहीं। तो एक्स एक्सिस में ये कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक। तो इसका जो डोमेन हो गया बच्चे, तो सबसे पहले एक्स इधर इन्फिनिटी तक और इधर -∞ तक, यानी कि इसका भी जो डोमेन हो गया वो -∞ से ∞, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रेंज पे। इसका जो रेंज होगा वो देखिए, क्या ये इससे नीचे है, तो नहीं, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे y का मान कितना है, तो 0, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक।
कुछ नहीं है ना, मतलब लिमिट नहीं है, इसका मतलब इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इसका डोमेन हो गया रियल और रेंज हो गया 0 से इन्फिनिटी। 0 पे क्या होगा तो क्लोज इंटरवल, क्लोज का मतलब होता है इंक्लूड करके, इंटरवल टॉपिक में बताया गया है। अब आते हैं हम लोग इस थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका y बराबर x³ + 1। देखिए थोड़ा सा शिफ्टिंग भी हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। अगर आपसे इसमें x³ का ग्राफ पूछता तो x³ का ग्राफ आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं। सही नहीं बना, थोड़ा सा आप सही बनाइएगा। इस तरीके से आप इसका ग्राफ बनाते हैं x³ का, ठीक। ये x³ का ग्राफ है, लेकिन हमें क्या चाहिए तो x³ + 1 है, यानी कि फंक्शन में एक ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब यही ग्राफ क्या होगा तो एक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये पास कर रहा था पहले 0 से, तो अब किससे पास करेगा तो 1 से, और यहाँ ये इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि ये आपका ग्राफ हो गया बच्चे y बराबर x³ + 1 का। अब आपसे पूछेंगे कि ये x एक्सिस में किधर जाएगा, तो कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है मतलब ये चलते जाएगा। तो इस वजह से इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा रियल नंबर, क्योंकि इधर भी -∞, इधर भी +∞। लग नहीं रहा लेकिन ये होगा कहाँ तक तो +∞ तक। और रेंज की बात करेंगे तो यहाँ भी कोई लिमिट नहीं, ऊपर में कहाँ तक जाएगा तो इन्फिनिटी तक, नीचे में कहाँ तक जाएगा तो -∞ तक। इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो भी क्या हो जाएगा तो रियल नंबर, डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल। यही हमारा आंसर। वेवी कर्व मेथड बताया गया है, हो सकता है आपको याद हो या हो सकता है आप भूल भी गए हो, तो भूलना नहीं है। इस टाइप के ग्राफ को, इस टाइप के फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले तो देख लो इंटरवल कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन सा तो 0, 1, 2। किसी एक पे मान चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। तो चलिए हम लोग 0, 1, 2 के अलावा 3 पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 इस एरिया में आएगा, ठीक। तो 3 रखने पे ये हो जाएगा 3 - 1 2 और 3 - 2 1। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 6, यानी कि पॉजिटिव की निगेटिव तो पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। किसी एक अंक पे साइन चेक कर लिए, उसके बाद क्या होता है ना तो साइन चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। हाँ, कहने का मतलब ये पॉजिटिव कहाँ तक तो एकदम चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे भी ये निगेटिव कहाँ तक तो चलते जाएगा कहाँ तक तो -∞ तक। ये -∞ होता है और ये +∞ होता है। और जब इस ग्राफ को देखते हुए आपसे रेंज और डोमेन पूछा जाए तो रेंज के लिए फिर से पहले डोमेन ना, डोमेन के लिए फिर से वही चीज़, कहाँ तक तो +∞, कहाँ तक तो -∞, यानी कि डोमेन हो गया रियल। और रेंज की बात करेंगे तो कितना ऊपर जाएगा तो लिमिट नहीं है तो इन्फिनिटी, कितना नीचे जाएगा तो लिमिट नहीं दिया है -∞। तो इसका जो रेंज और डोमेन दोनों हो गया वो क्या हो गया तो रियल। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आप इन चारों ही ग्राफ को और इसके डोमेन और रेंज को नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप पे आएंगे। आपको बताया गया था कि पॉलिनोमियल के 2 टाइप है, एक कांस्टेंट और एक आइडेंटिटी फंक्शन। तो चलिए इसके बाद हम लोग वो देखेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। तो इसके बाद आपका बच्चे जो नेक्स्ट है वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन में आपको लिखना है इफ द रेंज ऑफ f कंसिस्ट only a number, then f is called constant function। बोला जा रहा है आपका बच्चे कि अगर किसी फंक्शन का रेंज कांस्टेंट आए, सिर्फ क्या रहे तो एक कांस्टेंट नंबर रहे, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल में अगर लिखा हुआ है y बराबर 4, तो ये क्या हो गया एक नंबर हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो एक कांस्टेंट फंक्शन। यहीं पे अगर हम लोग ले ले तो y बराबर a,
तो ये भी एक क्या हो गया, तो आपको कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब अगर बोला जाए कि इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो इसका जो ग्राफ होता है बच्चे वो इस तरीके से हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो जैसे मान लीजिए y बराबर 4 का या y बराबर a का, तो इसका ग्राफ आपको क्या होगा, तो y बराबर a अगर पॉजिटिव तो x एक्सिस के एबव और a अगर नेगेटिव तो x एक्सिस के बिलो ग्राफ बनेगा। और यह हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, किसके पैरेलल, तो x एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ पे आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन आपका रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा बच्चे, तो इन्फिनिटी तक, और ये कहाँ तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी तक। और अगर इसका सिर्फ रेंज पूछा जाए, तो इसका रेंज सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्स्टेंट नंबर होगा जो हम एज्यूम किए होंगे। तो जैसे यहाँ पे a है, तो इसका यहाँ पे रेंज सिर्फ क्या होगा, तो a होगा। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना है। तो ये आपको पहला पार्ट है किसका, तो पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल में सेकंड आता है आपको आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कहता है बच्चे कि ए फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर x इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। यहां कहने का मतलब ये हो गया कि अगर y बराबर x डायरेक्ट लिखा हुआ रहे, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका जो ग्राफ होगा, तो y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। ये आपको 45 डिग्री पे x एक्सिस से, यानी कि 45 डिग्री पे ये पास करता है। और ये हो गया आपको y बराबर x का एक ग्राफ। और ग्राफ के बाद आपको डोमेन और रेंज की जब बात करेंगे, तो डोमेन भी इसका रियल होगा और रेंज भी इसका रियल होगा। क्यों, क्योंकि आप ग्राफ अगर अच्छे से देखो तो एक्स एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, और वाई एक्सिस में भी जो इसका प्रोजेक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। तो डोमेन और रेंज भी यही हो गया। तो ये आपको पॉलिनोमियल के दो पार्ट थे। पॉलिनोमियल के बाद आपको बताया गया था रेशनल फंक्शन। इसके बाद आपका जो था बच्चे वो था रेशनल फंक्शन। तो रेशनल नंबर तो बहुत बच्चे जान रहे होंगे, लेकिन रेशनल फंक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो समझने में। वैसे रेशनल नंबर के जैसा ही ये रेशनल फंक्शन भी है। रेशनल नंबर में क्या होता था, तो p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर होता था। यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में क्या होगा, तो फंक्शन होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए फंक्शन एफ एक्स is said to be rational function if it is of the form px upon qx, full stop, where px and qx both are polynomial फंक्शन। बोला जा रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जो पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो, तो पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में, और उसमें पी एक्स और क्यू एक्स दोनों ही पॉलिनोमियल हो, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रेशनल फंक्शन। अब जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि अगर एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये हो गया एक रेशनल फंक्शन, क्योंकि दोनों ऊपर भी पॉलिनोमियल है और बाई में भी पॉलिनोमियल है। इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये भी एक क्या हो गया, तो रेशनल फंक्शन, क्योंकि ऊपर में आपको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और बॉटम में यानी कि डिनोमिनेटर में 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये एग्जांपल हो गया रेशनल फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले आप इनको नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं।
तो नेक्स्ट है आपका बच्चे इरेशनल फंक्शन। तो हेडिंग दे दीजिए इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन में लिखना है आपको कि n अलजेब्रिक फंक्शन having non-integral rational exponent is called an irrational function। बोला ये जा रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जो कि क्या हो, तो नॉन इंटीग्रल, जिसका नॉन इंटीग्रल रेशनल एक्सपोनेंट हो। कहने का मतलब एग्जांपल में देख लीजिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है y बराबर √x, √x कहने का मतलब x के पावर 1/2, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इरेशनल फंक्शन। या फिर सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए, fx बराबर x टू द पावर 1/3 - 2 अपॉन x टू द पावर 1/4 + 1। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इरेशनल फंक्शन। तो ये था हमारा टोटल अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड टोटल टाइप। अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा बच्चे, तो सबसे पहला चीज़ अलजेब्रिक फंक्शन के डिफिनीशन के बाद हम लोग स्टार्ट किए थे किस चीज़ से, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था मोनोमियल। मोनोमियल के बाद हम लोगों ने पढ़ा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में दो टाइप, कौन कौन सा, तो एक हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिटी फंक्शन, जस्ट उसके बाद रेशनल और इरेशनल पढ़े। तो ये तो चलिए आपका टोटल अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। इसके बाद आप ट्रांसेंडेंटल पढ़ेंगे। ट्रांसेंडेंटल में भी 4 चीज़ पढ़ना है आपको, क्या क्या, तो एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, तो ट्रांसेंडेंटल में। फिर उसके बाद पीस वाइज में आएंगे। पीस वाइज में 5 टाइप आपको पढ़ना है, ठीक है, क्या सब, तो एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो ये सारा चीज़ आपको किस में पढ़ना है बच्चे, तो पीस वाइज टाइप में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट है, हाँ, रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ प्रॉब्लम जिसमें आपको डोमेन और रेंज, तो वैसे अभी डोमेन ही हम लोग पढ़ेंगे, रेंज पे भी हम लोग बहुत आगे तक नहीं पढ़े हैं। रेंज के लिए भी थोड़ा सा टाइम भी है और वेट भी करना है। तो चलिए सबसे पहले एक आप और पार्ट लिख लीजिए, स्टार देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट किसका, तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, ठीक है बच्चे। तो वो रिजल्ट है कि देयर आर 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस which satisfy the रिलेशन आप यहाँ लिख लीजिए। तो रिलेशन हम लोग लिख लेते हैं, रिलेशन है आपका f(x) प्लस f(1/x) बराबर f(x) इंटू f(1/x), यानी कि fx और f(1/x) का सम और डिफरेंस यानी कि प्रोडक्ट अगर बराबर हो जाए तो वो वहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देयर आर 2 पॉलिनोमियल फंक्शन विच सेटिस्फाई द रिलेशन दिस आर, और उसमें पहला आपका है fx बराबर 1 + x⁴n, एंड जो दूसरा है वह है आपका fx बराबर 1 - x⁴n, और यहाँ पे वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ n क्या रहेगा, तो आपका पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो 2 ही फंक्शन, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, सिर्फ
इस टाइप के रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा, अगर मान लीजिए सेटिस्फाई कर भी रहा होगा तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, प्रॉब्लम कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे ये आपका प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड। इसमें बोला क्या जा रहा है कि ए पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वही आपको फाइंड करना है। हाँ, उसके लिए और भी कुछ दे रखा है क्या, तो f(4) बराबर 65 है और आपको f(x) और f(3) का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला चीज़, इस टाइप के कंडीशन को सेटिस्फाई सिर्फ दो ही चीज़ कर सकता है। तो लेट f(x) बराबर 1 + x⁴ या f(x) बराबर 1 - x⁴, यानी कि यही दो पॉलिनोमियल फंक्शन सिर्फ हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो दोनों पे आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो x का वैल्यू 4 पुट करना है, इसलिए क्योंकि आपको f(4) का वैल्यू दे रखा है। तो ये हो जाएगा f(4) + 1 + 4⁴ और यहाँ हो जाएगा f(4) बराबर 1 - 4⁴। हाँ, f(4) का वैल्यू दे रखा है बच्चे कितना, तो 65। तो 65 बराबर 1 + 4⁴। हाँ, 65 में से 1 जाके माइनस कर दोगे तो 64 बराबर 4⁴। यहाँ से आपका 64, तो ये हो जाएगा 4 का पावर कितना, तो 3, यानी कि ये हो गया 4⁴n और यहाँ से आपका n का वैल्यू कितना हो गया, तो 3। तो चलिए यहाँ से तो आपका आंसर मिल गया और होगा कोई भी तो एक ही सेटिस्फाई करेगा, चाहिए तो आंसर तो हमें यही मिल गया। लेकिन बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ से भी तो बढ़ के देखिए, यहाँ से भी क्या ठीक कुछ आंसर आ जाए। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। 65 बराबर 1 - 4⁴, यहाँ हो जाएगा 64 बराबर -4⁴, क्योंकि 65 में से एक आके घट जाएगा ना, और 64 को आप लोग क्या लिखोगे, 4 के पावर 3 बराबर -4⁴n, जो कि कभी भी संभव ही नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पार्ट पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगा है, तो ये नेगेटिव हो गया ओवरऑल नेगेटिव, और ये पॉजिटिव जो कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ से सिर्फ हमें क्या वैल्यू मिला, तो f(x) का वैल्यू हो जाएगा, देयरफॉर f(x) बराबर 1 + x⁴n, और यहाँ n कितना फाइंड कर लिया हम लोग, तो 3। तो यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर। तो ये तो चलिए f(x) का वैल्यू हो गया, f(x) का आंसर हो गया। अब हमें यहाँ f(3) भी चाहिए, तो f(3) कितना होगा, तो x के जगह पे आप क्या रख दोगे, 3 रख दोगे, तो पुट x बराबर 3। तो ये हो जाएगा f(3) बराबर 1 + 3⁴, 1 + 27, 27 + 1 कितना हो गया, तो 28, और यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चे इसके बाद आपको एक नोट्स लिखना है। नोट क्या है, तो नोट में है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस are algebraic but not the converse। यानी कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो टोटल के टोटल क्या होंगे, अलजेब्रिक होंगे, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, कन्वर्स सही नहीं है। कन्वर्स कहने का मतलब कि अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर। हाँ, अब इससे रिलेटेड यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चे ये आपका 3 प्रॉब्लम है जिसमें आपको डोमेन का वैल्यू फाइंड करना है। डोमेन का वैल्यू कहने का मतलब यहाँ से आपको x के वैल्यू चाहिए। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है सिर्फ रूट। क्या दिख रहा है, रूट। अच्छा, कौन सा रूट, इवन या ऑड रूट, तो ऑड रूट। कौन सा रूट, ऑड रूट। नो, कौन सा रूट है, इवन रूट है। क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या होता है, तो 2। तो इवन रूट में बोला गया था कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, तो या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे x² - 5x + 6 बराबर, या तो ये 0 से अधिक हो या तो ये 0 के बराबर हो। हाँ, x² - 5x + 6 हो जाएगा x - 2 x - 3, यानी कि ये हो गया आपका x - 2 × x - 3। हाँ, अब इसको सोल्व करने के लिए आपको
दो तीन तरीका बताया गया है, एक तो वेवी कर्व मेथड, एक डायरेक्ट इनक्वालिटी वाला। तो जैसे यहाँ पे 2 और 3 दो वैल्यू हैं, तो नंबर लाइन पे इसको इंडिकेट कर दिए 2 और 3। 1 पे वैल्यू चेक कर लो, तो 1 - 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो निगेटिव। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, ये भी क्या है, तो निगेटिव। और निगेटिव निगेटिव क्या होता है, तो पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 1 जहाँ पे है वहाँ पे पॉजिटिव, और जैसे ही 1 जहाँ पे है वहाँ पे पॉजिटिव, तो इसके बाद वाला साइन निगेटिव, इसके बाद वाला फिर पॉजिटिव। यानी कि ये वेबिक कर्व मेथड कहता है कि साइन जो होता है वो चेंज होते रहता है, यानी प्लस फिर माइनस फिर प्लस। हाँ, आपको यहाँ पे 0 या 0 से अधिक वाला वैल्यू चाहिए, तो 0 से अधिक वाला वैल्यू कौन कौन सा है, तो -∞ से 2 है, और यहाँ क्लोज इंटरवल है ना, ग्रेटर इक्वल है इसलिए क्लोज लेके चलेंगे, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है। और यूनियन आपका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो 3 से लेके कहाँ है, तो इन्फिनिटी, तो 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 पे भी क्या होगा, तो क्लोज होगा। यानी कि यहाँ से जो x का वैल्यू हो गया वो ये हो गया, और x के ही वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डोमेन बोलते हैं। सिंपल वर्ड में ये समझना था आपको कि रूट के अंदर है तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा और 0 के बराबर नहीं आएगा, तो 0 के बराबर नहीं आएगा और निगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, तो ग्रेटर इक्वल 0, सॉरी 0 के बराबर आएगा और पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि रूट के अंदर वाले पार्ट को हम लोग ग्रेटर इक्वल 0 लिखेंगे। क्वाड्रेटिक था, तोड़ दिए, तोड़ने के बाद डायरेक्ट आंसर निकाल लिए। वेबिक कर्व मेथड से लिखो या फिर जो इनइक्वालिटी का मेथड बताएं वो मेथड लिखो, दोनों ही मेथड से बनाओगे तो आंसर आपका सेम आएगा। अब ये क्वेश्चन रेशनल फंक्शन है, हमें पता लग रहा है, और रेशनल फंक्शन है तो आपको सबसे पहला चीज़ इसके डोमेन के लिए सर क्या करेंगे, तो एक ही चीज़ आपको दिमाग में आना चाहिए कि क्या यहाँ रूट है, तो नहीं है। तो क्या दिख रहा है, तो बाई में बट्टा में कुछ दिख रहा है, और जैसे ही बाई में कोई फंक्शन है तो बाई में कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 4 fx टू बी डिफाइंड, यानी कि fx को डिफाइन होने के लिए बट्टा में जो भी चीज़ है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x² नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब x का वैल्यू बराबर नहीं होगा किसके, तो ±2 के। और अगर x का वैल्यू +-2 के बराबर नहीं होगा तो x क्या होगा, तो रियल नंबर माइनस +-2, यानी कि +-2 के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर इसका आंसर हो सकता है। और x की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डोमेन कहते हैं। और यही चीज़ आपको क्या करना है बच्चे, तो सीख के रखना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या दिखा, तो रूट दिखा, तो रूट में तो 2x + 1 और बाई में x³ - 3x² + 2x, क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। बस यही कंसेप्ट लेके चलना है। हाँ, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट लिखना होता तो हम लिख लेते कि फॉर fx टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड, यानी कि fx को डिफाइन होने के लिए इतना ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। और इसको जब तोड़ेंगे तो सबसे पहला चीज़ तो ये हो जाएगा 2x + 1 के बाई में यहाँ x कॉमन ले लेंगे, तो x² - 3x + 2 ग्रेटर इक्वल 0। हाँ, इसको भी तोड़ेंगे तो 2x + 1 x तो है ही, और ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हो जाएगा x - 1 और x - 2 ग्रेटर इक्वल 0। अब यहाँ से आपने क्या देखा, तो वेबिक कर्व मेथड कहता है कि यहाँ से x का जितना वैल्यू आएगा सबको नंबर लाइन पे पुट करो। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो एक तो 2x + 1 को 0 रख देंगे, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2। और एक बार हम लोग x - 1 और x - 2 को 0 के बराबर रख देंगे, यहाँ से आपको x का 3 वैल्यू आ जाएगा, कौन कौन सा, तो 0, 1, 2। तो यहाँ से टोटल कितने वैल्यू, तो 4 वैल्यू आए, तो चारों वैल्यू को नंबर लाइन पे इंडिकेट करो, -1/2, 0, 1, 2। और सबसे पहले जो इस नंबर लाइन पे नंबर नहीं है उस पर साइन चेक कर लीजिए फंक्शन का, तो 3 पे साइन चेक करते हैं। तो x के जगह 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 1 7, यानी ऊपर में क्या आया, तो पॉजिटिव। बाई में 3 तो पॉजिटिव, 3 - 1 तो 2 भी क्या है, तो पॉजिटिव, और 3 - 2 कितना, तो 1, ये भी क्या है, तो पॉजिटिव। तो तीनों क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के बट्टा में पॉजिटिव तो पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आपका आ गया पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव। यानी कि एक साइन पॉजिटिव तो दूसरा अल्टरनेटिव जो होता है वो चेंज कर जाता है, यानी कि प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस। अब आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए पॉजिटिव वाला, तो -1/2, फिर यूनियन
0 से 1, फिर यूनियन 2 से इन्फिनिटी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि ऊपर में 0 हो सकता है लेकिन बाय में 0 नहीं हो सकता, तो -1/2 पे क्लोज इंटरवल लगेगा और किसी पे भी क्लोज नहीं लगेगा। और यही हमारा x का वैल्यू हो गया, और x के ही वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डोमेन कहते हैं, और यही हमारा फाइनल आंसर। ध्यान रखिएगा कि सर फिर से बता दीजिए कि -1/2 पे क्लोज क्यों लगा। तो देखिए ये तो 0 के बराबर हो सकता है। 0 के बराबर कब होगा, जब ऊपर में 0 हो। तो ऊपर में 0 कब होगा, जब x का वैल्यू -1/2 हो। तो -1/2 आंसर हो सकता है, इसीलिए क्लोज लग गया। और बट्टा में तो 0 नहीं चाहिए, क्योंकि फंक्शन के बाई में 0 तो फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें 0 पे, 1 पे, 2 पे ओपन ही इंटरवल रखना था, क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।